Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 अप्रैल 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सी ऑफ जापान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, H1N1 जो वायरस है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन सी बीमारी से एसोसिएटेड है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू या फिर डी स्वाइन फ्लू। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज की तारीख का अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड करते हो, उसको पढ़ते हो, तो ज़्यादा आर्टिकल्स आपको ऐसे लगेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक हैं। तो इलेक्शन से संबंधित बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, बहुत सारे पेजेस पूरी तरह से डेडिकेटेड आपको नजर आएंगे। तो आजकल जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक बहुत सारे आर्टिकल आपको ऐसे मिलेंगे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे और वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। उसमें से हमें थोड़ा और अब गहराई से जानना होगा या समझना होगा कौन सा आर्टिकल हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आज के अखबार में दो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी रेलिवेंट है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल यहाँ पे लद्दाख के इशू के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब लद्दाख के ऊपर आपको पता है मैं पिछले 2 से 3 बार लगातार वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ कि लद्दाख पे एग्जैक्टली क्या हुआ। सोनम वांगचुक जी लगातार न्यूज़ में बने रहे, है ना। सोनम वांगचुक जी आजकल बहुत चर्चाओं में देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पर ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे लद्दाख के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना मार्च के बारे में। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 21 दिन का फास्ट रखा था सोनम वांगचुक जी ने। फास्ट ये था कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले, लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर में ऐड किया जाए। ये आपको पता है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रोटेस्ट भी चला, वी डिमांड 6th शेड्यूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ताकि जो एनवायरमेंट है वहाँ का, लद्दाख का आपको पता है जो एनवायरमेंट है काफ़ी सेंसिबल है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई बाहर की प्राइवेट कंपनीज वहाँ पर जाकर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये लगातार प्रोटेस्ट चला। उनका कहना है कि देखो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट केवल इसलिए है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को बचा सके, इसलिए 21 दिन तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। नमक और पानी के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो ये अपना पूरा दिन व्यतीत करते चले गए। और वो जो 21 दिन का पूरा स्ट्राइक था वो ख़त्म हुआ। फिर उन्होंने उसी दिन यहाँ पे ये बता दिया था कि अगला हमारा एक और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है 7th of April को, 7th अप्रैल यानी आज की तारीख। तो आज लद्दाख में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था जिसका नाम है पश्मीना मार्च। बेसिकली प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पे पूरा मार्च था, जैसे गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, तो इस तरीके का मार्च रखा गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये मार्च सक्सेसफुली नहीं हो पाया। रीज़न ये है, यहाँ पर जो लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लद्दाख में सेक्शन 144 को लागू कर दिया है, सेक्शन 144। अब आपको पता है 144 में क्या होता है, जैसे किसी भी एरिया में 144 लागू होगा वहाँ पे 4 लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते। आपको पता होगा 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ, तो ये हो गया। उसके अलावा इंटरनेट के ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूज़ आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है। जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, प्लस लद्दाख की एक एपेक्स बॉडी जिसका नाम है लेह एपेक्स बॉडी, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज एक बहुत बड़ी मार्च निकालेंगे। लेकिन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की साइट्स अगर आप देखोगे तो बीच में आ जाते हैं और इस पूरे के पूरे मार्च को अभी के लिए रोक दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय पर यह मार्च हो और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में निकल कर आए। नाम इसका रखा गया पश्मीना मार्च।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि ये जो मार्च है ये एग्जैक्टली किस लिए रखी गई थी, उसके पीछे का यहाँ पर रीज़न क्या है। रीज़न यह है लद्दाख का जो पूरा सीनेरियो है आज के समय पर उसको दिखाना कि लद्दाख की काफ़ी सारी जो ज़मीन है वो अभी चाइना के पास में है, चाइना ने उसको इंकर किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो कैसे आकर एक बहुत बड़े ज़मीन को, क्योंकि इनके थ्रू ये बताया गया कि एक साइड पर जो इंडियन कॉरपोरेट प्राइवेट कंपनीज हैं वो आने वाले समय पर लद्दाख के अंदर लगभग 1,50,000 यानी 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो ज़मीन है उसको अपने अंडर में ले लेंगी। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इन्होंने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि चाइना ने लद्दाख की लगभग 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह है उसको ग्रैब कर लिया है, वो अभी चाइना के पास में है। तो ये सारी चीज़ों के लेकर अवेयर करना, दुनिया में इस चीज़ को दिखाना, सामने यहाँ पर दर्शाना, वो बेसिकली मेन पर्पस था पश्मीना मार्च का। तो चाइना के बॉर्डर तक दोस्तों यहाँ पर ये पश्मीना मार्च चलनी थी। अब इसमें 10,000 जो लद्दाखीज है वो भी यहाँ पर इस मार्च को ऐड कर दे, बॉर्डर तक ये पूरा मार्च जाता, बट ये मार्च नहीं हो पाया। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बीच में आया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यहाँ पर यह है कि देखो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो, है ना, जो आज के समय पर शांति बनी हुई है वो शांति ना बन पाए, है ना। तो पीस को लेकर यहाँ पर एक मैटर उठकर आता है। कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इस पूरे मार्च के दौरान। सिक्योरिटी का इशू है जिस बेसिस पर यहाँ पर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आज के समय पर लगा दिए गए हैं। अब इंटरनेट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए आज के लिए। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, इंटरनेट के अंदर जैसे पूरा बैन नहीं किया गया है, जैसे 5G 4G इंटरनेट चल रहा है बस उसको यहाँ पर रिड्यूस करके 2G कर दिया। और आप ऑब्वियसली आपको पता है 2G इंटरनेट कैसे चलता है, ना के बराबर, है ना। तो 2G तक यहाँ पर वो इंटरनेट अवेलेबल करवाया गया है। ये आज के लिए कुछ घंटों के लिए यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन का, ताकि कोई भी जो फॉल्स न्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पर स्प्रेड ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है सच्चाई से ज़्यादा जो यहाँ पर झूठी न्यूज़ है वो तेज़ी से फैलती है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर यह काम किया गया, ऐसा भी बताया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर में, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद में 5 अलग अलग स्टेप्स या कह सकते हो 5 गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं लद्दाख के अंदर में कि इन 5 चीज़ों को आपने फॉलो करना होगा। सबसे पहली चीज़, अब जैसे 7 अप्रैल को क्या होगा, नंबर 1 स्टेप, कोई भी प्रोसेशन, कोई भी रैली, कोई भी मार्च नहीं होगी बिना किसी बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के। कहना यह है कि अगर मार्च निकालना भी है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होगा, वो भी राइटिंग में। ऐसा नहीं है कि बस खाली वो मुंह से बोल दें ठीक है आप निकाल लो, नहीं, उनको राइटिंग में लिख कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये मार्च हो सकेगा, नंबर 1 स्टेप। सेकेंड जो चीज़ यहाँ पे लागू की जा रही है वो यह है, कोई भी व्यक्ति जो अपने व्हीकल्स हैं, जो अपनी गाड़ियाँ हैं, उसमें लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये भी दोस्तों यहाँ पर बिना अप्रूवल के नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उससे पहले अप्रूवल लेना होगा तभी लाउड स्पीकर्स यूज़ हो पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा यहाँ पे कदम दिया गया। तीसरा यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई है, नो पब्लिक गैदरिंग, आप साथ में नहीं खड़े हो सकते। ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिना अप्रूवल के नहीं किया जा सकता। अगर होना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अप्रूवल नहीं लिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तो कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, साथ में नहीं खड़े होंगे। ये यहाँ पर तीसरा गाइडलाइन है। चौथा जो यहाँ पे लागू किया गया है वो है, नो वन शैल मेक एनी स्टेटमेंट्स विच हैज़ द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी। ऐसा ना हो कि भाई इस प्रोटेस्ट के दौरान, इस मार्च के दौरान कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर बात बोल दिया जाए जिससे लोगों में हिंसा भड़क जाए, है ना, अशांति फैल जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। पांचवा यहाँ पे जो स्टेप या गाइडलाइन जारी की गई है वो है, जितने भी सभी लोग हैं दोस्तों उनको, क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, जस्ट बिल्कुल पास में है, और इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ हुआ है इस समय पर। तो जितने भी लोग हैं उनको इंश्योर करना होगा कि भाई वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए चलें, उसका उल्लंघन ना हो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी दोस्तों। अब मोबाइल डेटा मैंने आपको बताया कम कर दिया गया है, 2G तक अवेलेबल करवाया गया है। बाकी जो पब्लिक वाईफाई वगैरह है उस पर भी यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। रीज़न यह है ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को स्प्रेड होने से रोका जा सके। पश्मीना मार्च क्या था कि ग्राउंड रियलिटीज़ पर क्या चल रहा है लद्दाख में वो चीज़ें शो करना, वो मैंने आपको बता दिया। कितने लोग ज्वाइन करने वाले थे वो मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों जब ये सब कुछ हुआ तो यहीं पर आप आर्टिकल में देख पाओगे, सोनम वांगचुक जी ने एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमारे मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है।
वांगचू जी का कहना यहाँ पर यह है कि हम लोग शांति से ही पूरा मार्च करते हैं, क्योंकि हम अभी 21 दिन तक इस स्ट्राइक पर बैठे थे और 21 दिन तक जो यहाँ पर पूरा हड़ताल हुआ उसमें कोई भी दंगा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं हुआ, वो भी हमने शांतिपूर्वक किया। तो हम जो ये मार्च करते वो भी शांतिपूर्वक ही करते, ये पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता। इनका ये कहना है कि कई सारे लोगों को कहीं ना कहीं ले जाकर बॉन्ड साइन करवा लिए गए हैं कि वो इस तरीके का जो मार्च है वो सब नहीं निकालने वाले। इनका ये भी क्लेम करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये जो पूरा लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको डायरेक्शन मिल रहे हैं न्यू दिल्ली से, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसा भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, ये आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे आर्टिकल के अंदर में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये इनके कुछ एलिगेशंस थे जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है, लद्दाख में एग्जैक्टली पूरा का पूरा क्या सिनेरियो चल रहा है। बाकी आपको डिटेल से पता ही है ये पूरा मामला क्या है, 6 शेड्यूल क्या है ना, उसको उसके अंदर ऐड होने का प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस में जाओ, आपको मिल जाएगा। या फिर सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। यूट्यूब पर जाओगे, सर्च में लिख देना लद्दाख प्रोटेस्ट बाय दीपक यादव एजुकेशन, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। उसमें क्लियरली सबसे पहला ही आर्टिकल मैंने पूरे लद्दाख के इशू को समझाया है, पूरे सिनेरियो को। तो वहाँ से आप हर एक बेसिक चीज़ों को भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने आज के न्यूज़पेपर के सेकंड आर्टिकल पर। ये वाला जो आर्टिकल है हमारे अखबार में पेज नंबर 5 पर है, और ये जो दूसरा आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर है। क्योंकि आपको पता है आज संडे है, और संडे में जो है हमारी साइंस एंड टेक की न्यूज़ ज़्यादा आती हैं, और जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं वो सब नहीं आते। फिर उसके बाद एक एक्सप्लेनर सीरीज आती है जिसमें कच्चातीवू का इशू बताया गया। अब कच्चातीवू आइलैंड भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है हमने परसों, है ना। तो उससे रेपिटेशन अच्छा है, कुछ इंपॉर्टेंट काम की खबर पढ़ लेते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाओगे। एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन आपने देखा होगा, आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा था ना, तो वो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल बात करता है इन्फ्लुएंजा AH51 डिटेक्टेड इन डेयरी काउज इन 6 स्टेट्स इन यूएस। अमेरिका में कह सकते हो एक चिंता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। बढ़ती ये चली जा रही है कि अमेरिका के अंदर जो 6 राज्य हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अलग अलग स्टेट्स से के साथ में मिलकर बना हुआ है। तो जो 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो डेयरी काउज है दोस्तों, जो गायें हैं, उनके अंदर में इन्फ्लुएंजा ए जो H5N1 है वो डिटेक्ट किया गया है। ये वायरस यहाँ पर उनके अंदर में डिटेक्ट किया गया, पाया गया, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमको देखने को मिल सकता है। और ये वायरस का आउटब्रेक सा हो चुका है, और इस आउटब्रेक की शुरुआत हुई थी मार्च में। अभी तो हम अप्रैल में आ चुके हैं। आउटब्रेक की शुरुआत हुई मार्च 2024 में, स्पेशली यूएसए के टेक्सास में। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो पूरा वायरस है कहीं ना कहीं हमारे एनिमल्स को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। जैसे स्पेशली काउस की अगर हम बात करेंगे तो काउस की जो भूख है वो ख़त्म हो जा रही है इस वायरस से पीड़ित होने के बाद में। बुखार हो जा रहा है, प्लस जो दूध देने की क्षमता है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। और ये पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो H5N1 है वो कैटल में डिटेक्ट किया गया। अब H5N1 को हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, आपको पता होगा। बर्ड्स में देखने को मिलता है, स्पेशली जो मुर्गियां हैं उनमें देखने को मिलता है, चिकन्स में। बट होता यहाँ पर यह है कि फर्स्ट टाइम, पहली बार यहाँ पर यह नजर आया है कि कैटल के अंदर, स्पेशली गाय के अंदर में यहाँ पर ये जो वायरस है वो डिटेक्ट किया गया, जिसकी वजह से एक चिंता ये लगी है हमारे सभी लोगों को कि इसका ट्रांसमिशन रूट क्या होगा। कहने का मतलब है अभी तक ये नहीं पता चला कि ये बीमारी कैसे फैलेगी, और अभी गाय में कैसे पहुंची, आगे गाय से दूसरे और एनिमल्स में फैल सकती है। तो उसकी एक चिंता सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो H5N1 वाला वायरस है ये यूएसए के अंदर टेक्सास, कंसस, फिर उसके बाद मिशिगन, न्यू मैक्सिको, ओहियो, ये जितने भी जगह हैं, यहाँ भी ये जितने भी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पर 12 अलग अलग जो काउस के ग्रुप हैं उसके अंदर में यहाँ पर ये H5N1 को डिटेक्ट किया गया है। जब बात करते हैं टेक्सास की, तो टेक्सास में जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, है ना, बोला जा रहा है कि वाइल्ड बर्ड जो चिड़ियाँ हैं, जो बिल्लियाँ हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्ट कर चुकी हैं हमारे फार्म्स को। जो ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा इस वायरस का कैटल के अंदर में, वो अभी तक यहाँ पर प्रॉपरली पता नहीं चला है कि ट्रांसमिशन हुआ कैसे। अभी अप्रैल 2024 के अंदर बात करेंगे तो जो ह्यूमन इन्फेक्शन है H5N1 का वो यहाँ पर रिपोर्ट किया गया। वैसे इसकी शुरुआत मार्च में हो चुकी थी, अभी अप्रैल में ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर जनरली अगर आप देखोगे तो इस इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है इंसानों के लिए वो कम है,
लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बीमारी को कोरोना से भी भारी बोला जाता है। कोरोना कहीं ना कहीं ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा था बुरी तरह से, बट ह्यूमंस के अंदर में इसका इन्फेक्शन होना बहुत यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, बहुत लो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो फार्म वर्कर्स होते हैं, जो फार्म में काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनके ऊपर तो रिस्क ज़्यादा है ना, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं इन जानवरों से। और जो H5N1 इन्फेक्शन है ह्यूमन के अंदर में, वो भी यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, कम से ज़्यादा भारी वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है किसी को कम इन्फेक्शन हो जिससे बीमारी कम है, किसी की जान भी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, क्योंकि इसमें फैटेलिटी रेट भी अच्छा खासा है जो इंसान की जान ले ले। अब ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, पूरी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, चर्चाओं में है, पूरा एक डेडिकेटेड आर्टिकल आज हमारे अखबार में छपा हुआ है। लेकिन टू बी स्पेसिफिक, अगर हम एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये काम की चीज़ें मतलब इतना ही ज़्यादा काम नहीं आएंगी जितना काम आपको आएगा H5N1 को डिटेल से जानना। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, H5N1 क्या है, कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन रेट क्या है, लक्षण क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने ज़रूरी हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के टाइप्स भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों जब बात करते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो एवियन इन्फ्लुएंजा को ही H5N1 का नाम दिया जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या इसको बर्ड फ्लू भी बोला जाता है। तो एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से फैलती है। तो ये वायरस इसके पीछे का जिम्मेदार है। फिर अगर आप देखोगे तो ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट कर सकता है, बर्ड्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, कुछ और एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, बट बहुत मुश्किल है कि ये दूसरे जानवरों को इन्फेक्ट करे। अभी तक ऐसा केस नहीं आया था, बट अभी हमने देखा एक थोड़ा सा चिंतित केस जहां पर गायों के अंदर में ये देखने को मिला। और H5N1 एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा का ही सब टाइप है। इसके अंदर में ये पोटेंशियल है दूसरे मैमल्स को, फेरेट, सील, डोमेस्टिक कैट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से कुछ और एनिमल्स भी यहां पर बुरी तरह से इन्फेक्ट हो सकते हैं जो इसके साथ में कांटेक्ट में आते हैं। अब सवाल यह है, क्या इसका खतरा इंसानों में हो सकता है? ह्यूमंस में क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? तो ह्यूमंस में सिम्टम्स दोस्तों कुछ हल्के नजर आएंगे, किसी में हल्के केस होते हैं, किसी में ज़्यादा बड़ी तरीके से वायरस उसको जकड़ लेता है। जैसे इसमें क्या होता है, किसी को यहाँ पर बीमारी हो जाना, जैसे बुखार हो गया है, उसे कफ हो रहा है, उसका थ्रोट खराब हो चुका है, उसकी मांसपेशियों में काफ़ी दर्द हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया है, उल्टी हो रही है। तो ये कुछ ऐसे केसेस यहाँ पर नजर आ सकते हैं, सिम्टम्स हैं। अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार के रेस्पिरेटरी इलनेस को डेवलप कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेंटल कंडीशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं ह्यूमंस के अंदर में जब वो एवियन इन्फ्लुएंजा उनको इन्फेक्ट करेगा। अब एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर इंडिया में स्थिति क्या है, जरा ये जान लेते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो साल 2019 में भारत को डिक्लेयर कर दिया गया था फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन यहां पर होता क्या है, दिसंबर 2020 और 2021 की शुरुआती तौर पर वापस से इस प्रकार के H5N1 और H5N8 के केसेस यहाँ पे हमारी पोल्ट्रीज में नजर आए। स्पेशली भारत के 15 राज्यों में वापस से जो केसेस हैं बढ़कर निकलते हुए नजर आए। एक बार खत्म कर चुके थे हम, लेकिन अगले साल वापस से केसेस देखने को मिले। तो इस वजह से स्टेटस जो है अभी भी काफ़ी गंभीर है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो जो हमारे एविडेंसेस, जो हमारे सबूत हैं, वो ये दिखाते हैं कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो वायरस को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं इसके असर को थोड़ा कम कर सकता है। पूरी तरह से सही करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी दोस्तों इस इन्फ्लुएंजा को लेकर हमें बहुत सारी स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा कोई छोटा पार्ट नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों। आओ मैं आपको ये टाइप्स के बारे में बताता हूँ। 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा ए और बी होता है, ये 2 प्रकार के इन्फ्लुएंजा हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है ना, ये ए और बी की वजह से होते हैं। ये 2 प्रकार हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खतरा हमको देखने को मिलता है। अभी जो हम H5N1 की बात कर रहे हैं ना, ये कौन सा वाला वायरस है? इन्फ्लुएंजा ए वाला, है ना। इन्फ्लुएंजा ए वाला यहाँ पर आपको ये टाइप देखने को मिलेगा। तो ये ए और बी सबसे ज़्यादा फैलते हैं। और जो इन्फ्लुएंजा सी है वो ज़्यादातर ह्यूमंस में, या फिर अगर आप कह सकते हो ये ज़्यादातर यहाँ पर डॉग्स में या पिग्स के अंदर में पाया जाता है, इन्फ्लुएंजा सी। और जो इन्फ्लुएंजा डी वाला है ये ज़्यादातर कैटल्स में देखने को मिलता है। ठीक है,
मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, अभी तक खैर ऐसे केसेस नज़र नहीं आए, बट ए और बी सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा कॉमन नज़र आएंगे। और इसी में यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की, टाइप ए वाला जिसकी बात कर रहे हैं, अभी हम न्यूज़ में भी टाइप ए ही है। तो टाइप ए वाला जो वायरस है दोस्तों, है ना, इसको भी दो प्रोटीन के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। एक के अंदर में जहाँ पे नाम दिया गया है हेमाग्लूटिन और दूसरा है यहाँ पर न्यूरामिनिडेस। तो ये यहाँ पर हैं, अगर आप कह सकते हो यहाँ पर 18 हेमाग्लूटिनिन के सब टाइप्स हैं और 11 हमारे न्यूरामिनिडेस के सब टाइप्स आपको नजर आएंगे। इनके कॉम्बिनेशंस अगर आप देखोगे तो कई सारे जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों प्रोटीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। इतना ये है, इतना ये है, एच इतना है, एन इतना है, यानी कि ये वाला प्रोटीन इतना है, ये वाला प्रोटीन इतना है। तो इनके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर दोस्तों कई सारे पॉसिबल वायरसेस जनरेट हो चुके हैं, जैसे H5N1। H5N1 क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। फिर H7N2, H9N6, H17N10, H18N11, ये आप देख पाओगे H18N11। तो इस प्रकार के सब टाइप से प्रोटीन के बेसिस पर यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पर पॉसिबल अलग अलग वायरसेस को जनरेट कर सकते हैं। अब H5N1 भी इसके केसेस नजर आते हैं, H7N2 के केसेस भी नजर आते हैं और H9N6 के केसेस भी नजर आते हैं। ये जितने भी सब टाइप हैं ये सब इन्फ्लुएंजा ए वायरस के, और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, H5N1 वाला जो हमने पढ़ा है, ये सब इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ही सब टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के जितने भी सब टाइप्स हैं, H17N10 और H18N11, यानी कि ये तीनों जो हैं ऊपर वाले, ये तीनों बर्ड्स को बुरी तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो H17N10 और H18N11 है, ये केवल और केवल बैट्स यानी चमगादड़ों में देखने को मिलता है। इसको और इजी तरीके से, आसान तरीके से पढ़ना है तो आप ये वाला पर्टिकुलर पिक्चर को डाउनलोड करके रखना अपने पास में, PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे इन्फ्लुएंजा ए बात हो गई, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा ए ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स को सफ़र करवाता है, स्पेशली बर्ड्स को। इन्फ्लुएंजा बी ज़्यादातर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा सी यहाँ पे ह्यूमंस के साथ साथ पिग्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा डी कैटल को इन्फेक्ट कर सकता है। अब इनफैक्ट ह्यूमंस को करने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा में ये सारे केसेस हैं। स्वाइन वाला H1N1, H1N2, H3N2, जो मोस्ट कॉमन ह्यूमन है H1N1, H3N2, इस तरह के सब टाइप्स हैं, ये अलग अलग प्रकार हैं वायरसेस के, समझ गए। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीलिम्स का दिया था वो अभी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आप डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हो। होता क्या है, जैसे आपने ये आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके पीछे बैकग्राउंड डेटा में है। यही सारा बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको इस PDF में कंपाइल करके दिया जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर होता है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप सबको आराम से देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, है ना, कि भाई क्या मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। देन अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है, जिसको प्लीज़ आप अचीव करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ लो, आपको 2 रेलिवेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो स्क्रीन पर मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आते हैं अपने 2015 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर। अभी मैंने आपको बताया था ना, H1N1 वायरस कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन सी बीमारी से एसोसिएटेड है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। अभी यहाँ पर देखा मैंने पढ़ाया था ना, H1N1 जो है ये स्वाइन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा चार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। अच्छा 1 मिनट और, वीडियो 2-3 दिनों से डिले होता चला गया है ना। अब क्या है, कल से आपका टाइम पर आ जाएगा मॉर्निंग में, जो 5 बजे वीडियो आ रहा था, 5:30 बजे तक आ रहा था, वैसा आपको मॉर्निंग मिल जाएगा। आर्टिकल्स भी ज़्यादा मिलेंगे और बेस्ट तरीके से मिलेंगे जैसा यहाँ पर आपको मिल रहा था। बट पिछले कुछ समय पर ना कुछ ज़्यादा न्यूज़ आपको नहीं नज़र आएगी।
है ना। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं पॉलिटिक्स से भरे होते हैं यार, फालतू वाले होते हैं, जिसको मैं इंक्लूड करके वीडियो को फालतू में लंबा नहीं खींच सकता। आप भी परेशान हो जाओगे और आप फिर उल्टा बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के लिए। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंस नज़र आए ऑब्वियसली वहाँ से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।